नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के एक विशिष्ट प्रावधान की जो 5 जुलाई 2006 से प्रभावी हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता में और जिसको हम चैप्टर 21A के रूप में जानते हैं। बड़ा गजब का प्रावधान है, लेकिन ध्यान में ये आ रहा है कि इस प्रावधान का सबसे कम उपयोग दंड न्यायालयों में हो रहा है। पहले समझते हैं इस प्रावधान में है क्या। ये वास्तव में प्ली बार्गेनिंग से संबंधित प्रावधान है। ऐसे सभी मामले, चाहे वो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जो 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट थाने से दंड न्यायालय में आती है उस पर संस्थित हो या किसी इस्तगासे पर, जिसे कंप्लेंट केस कहते हैं, तो किसी कंप्लेंट केस में अगर अभियुक्त को तलब किया गया है बतौर मुलजिम, तो इन दोनों ही तरह के मामलों में इस अध्याय के चैप्टर के प्रोविजंस समान रूप से लागू होते हैं। तो पहली अर्हता इसके लिए है कि ऐसे सभी मामले जिनमें 7 वर्ष तक की सजा प्रावधानित है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, वो सारे के सारे मामले इस चैप्टर के प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे। पहली चीज, इसको दूसरे अर्थ में अगर दूसरी तरह से कहें तो ऐसे सभी मामले जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की सजा से दंडनीय हैं, ऐसे मामले इस चैप्टर 21 के प्रोविजंस की परिधि में नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? अब न्यायालय में मामला चल रहा है, तो करना क्या? कुछ मामले और हैं इसके अलावा जो परिधि में नहीं आते हैं। ऐसे कोई भी अपराध जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, सजा कितनी भी हो, वो मामले भी इस चैप्टर के प्रोविजंस की परिधि में अर्थात प्ली बार्गेनिंग की परिधि में नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ है या 14 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु के विरुद्ध कोई अपराध कारित किया गया है, तो उस पर भी प्ली बार्गेनिंग के इस चैप्टर के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। अब जिन पर लागू होते हैं उनके बात आते हैं कि उनको करना क्या। तो जिस न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में मामला अपना लंबित है, परीक्षण चल रहा है, ट्रायल वहां पर है, उस न्यायालय में अभियुक्त की ओर से शपथ पत्र पर एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा जिसमें उल्लेख करेगा कि मैंने अपने मामले के दंड की प्रकृति, उसके विस्तार यानी नेचर ऑफ ऑफेंस और एक्सटेंशन ऑफ ऑफेंस, उसको जानने के बाद वॉलंटरली एप्लीकेशन में दे रहा हूं, यानी स्वेच्छा में अपनी इच्छा से सारी चीजें जानने के बाद प्रार्थना पत्र दे रहा हूं। अब ये प्रार्थना पत्र जब भी कोई अभियुक्त किसी भी दंड न्यायालय में पीठासीन अधिकारी महोदय को देगा, तो पीठासीन अधिकारी उस पर एक तिथि नियत करेंगे और अभियुक्त को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो उस न्यायालय में होगा, लोक अभियोजक और कंप्लेनेंट को, जहां जैसा मामला हो, अगर परिवाद है तो परिवादी को और अभियुक्त को, और अगर 173 की रिपोर्ट पर आधारित संस्थित मामला है तो उसको नोटिस जारी करेगा। और नियत तिथि को जब ये पक्षकार आ जाएंगे तो इन कैमरा प्रोसीडिंग में बिना दूसरे पक्षकार की उपस्थिति के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सबसे पहले
अभियुक्त को इन कैमरा प्रोसीडिंग में लेकर के अकेले यह सुनिश्चित करेंगे कि वो प्रार्थना पत्र जो उसके द्वारा दिया गया है वो परिस्थितियों को समझ करके स्वेच्छया यानी वॉलंटरली दिया गया है, किसी के बहकावे में किसी बात को बिना समझे हुए तो नहीं दिया है। तो पहला काम न्यायालय ही करेगी और न्यायालय का जब यह समाधान हो जाएगा कि हाँ ये प्रार्थना पत्र वॉलंटरली दिया गया है अभियुक्त के द्वारा, तो फिर उस मामले के समाधानप्रद निस्तारण करने के लिए न्यायालय समय प्रदान करेगी जिसके विषय बिंदु में पीड़ित को प्रतिकर सहित वाद व्यय ये सारे मामले समाहित होंगे, ये देना शामिल होगा। और इसके लिए न्यायालय किसे किसे नोटिस जारी करेगी? आईओ को, अगर पुलिस के द्वारा संस्थित मामला है तो जो उस मामले का विवेचक है उसको, अभियुक्त को, और मामले का जो पीड़ित है उसको नोटिस जारी करेगी। अभियोजक को नोटिस जारी करेगी, तिथि नियत होगी। और अगर कंप्लेंट केस है तो अभियुक्त को और विक्टिम जो भी मामले का पीड़ित है उसको नोटिस जारी की जाएगी। और वो नोटिस जारी करने के बाद जो भी नियत तिथि होगी उस नियत तिथि पर पक्षकार बैठ करके समाधानप्रद वार्ता करेंगे और मामले को समाधान पर पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और ऐसा मामला अगर फेल्योर हो जाती है, वार्ता प्ली बार्गेनिंग फेल्योर हो जाता है, तो फिर उसी स्तर से मामला फिर से चलेगा जिस स्तर जो स्टेज ट्रायल में 265A 265A का एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के समय थी, वहां से आगे बढ़ जाएगा। और अगर कोई समझौता हो जाता है तो इस बैठक में भाग लेने वाले सभी पक्षकार उस पर हस्ताक्षर करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार होगी। वो न्यायालय के पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी, वो न्यायालय की पत्रावली। अब मान लिया समझौता हो गया, तो समझौता हो जाने के बाद फिर क्या होना है? न्यायालय का काम बचता है। तो न्यायालय 3 तरह से विचार करेगी। पहला, धारा 360 अर्थात प्रोबेशन का लाभ अगर दिया जा सकता है, उसके प्रावधानों के अंतर्गत आता है, तो वो देने का प्रयत्न। दूसरा, जो जिस प्रकार का ऑफेंस है उस प्रकार के ऑफेंस में आईपीसी में या जो भी एक्ट है उसमें प्रावधानित न्यूनतम दंड का आधा पनिशमेंट ये न्यायालय कर सकती है अभियुक्त को। और तीसरी स्थिति में कि अगर ये दोनों स्थिति नहीं है, जहां प्रोबेशन का लाभ भी नहीं दिया जा सकता है, जहां कोई न्यूनतम प्रावधानिक पनिशमेंट भी नहीं है, तो तीसरी स्थिति बनती है कि जो प्रोवाइडेड पनिशमेंट है और एक्सटेंडेड पनिशमेंट, 2 तरह के होते हैं, प्रोवाइडेड पनिशमेंट एंड एक्सटेंडेड पनिशमेंट, उसका 1/4 ये न्यायालय पनिश कर सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो निर्णय होगा न्यायालय का, ये पूर्ण रूप से अंतिम होगा, कहीं भी इस निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मन के अंदर एक भ्रम आ सकता है कि अगर हमारे अभियुक्त ने या कोई अभियुक्त उसको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हम यहां पर प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन दें, उसका दुरुपयोग ट्रायल के दौरान किया जाए, इसमें कही गई किसी बात का उपयोग ट्रायल में किया जा सकता है कि नहीं, तो इसमें इस चैप्टर के प्रोविजंस बड़ा क्लियर कट कहते हैं कि इस प्रोविजंस के अंतर्गत दिए गए किसी भी प्रार्थना पत्र में किए गए कथन, कार्रवाई में किए गए कथन का मुकदमे की मेरिट पर कोई उपयोग नहीं लिया जा सकेगा। तो सबसे सेफेस्ट प्रोविजंस हैं। इन प्रोविजंस के बारे में ध्यान में ये आता है कि साधारणतया इनका प्रयोग नहीं होता है न्यायालय में, इसलिए मैंने ध्यान आकृष्ट करने का एक बार सबके लिए प्रयत्न किया है। आगे फिर नए किसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।